बीटेक, एमटेक, एमए, बीए करके जो है लोग मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार नहीं डेवलप कर पा रही है सरकार। चुनाव का वक्त आ गया है तो फिर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि किसको लेके जनता के बीच में जाए। ये बीजेपी का यही नीति है कि मतलब पोलराइज करके कैसे लोगों को बहका के वोट लिया जाए। और अखिलेश यादव बेवकूफ़ आदमी है। अखिलेश यादव को लगता है कि मैं जिन्ना का नाम लूंगा तो मुसलमान मुझको वोट दे देगा। उनसे सिर्फ इतना सही है कि आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं। आपके किसी भी बड़े स्टेज पे मुस्लिम चेहरा हमें नहीं दिखता है। आज आजम खान के लड़के का बयान आता है कि मुझे डर लगता है कि मुझे पुलिस वाले न मार दें। भाई हमें भी डर लगता है कि हमारे साथ कौन है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और डे लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा अलीगढ़ में है। हम लोग एक आध दिनों तक यात्रा को थोड़ा सा बदल के स्वरूप में थोड़ा बदलाव करके इलाहाबाद और प्रयागराज, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना चाहता है, वहाँ चले गए थे। वहाँ पे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में जो बदलाव हुए, उसके बाद जो बवाल हुआ, हमने थोड़ा उस पर कवरेज की। फिर से अलीगढ़ से अब आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ आएँ या जैसे बनारस जाएं या जैसे गोरखपुर जाएं या जैसे इलाहाबाद या प्रयागराज जाएं, तो यूनिवर्सिटी जाए बिना काम नहीं चलता है। और यूनिवर्सिटी नहीं जाइए और इन शहरों के विश्वविद्यालयों का दौरा नहीं कीजिए तो छात्र जो हैं तगादा करने लगते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे शहर में आए और यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आए, ये गलत कर दिए। तो तगादा ना हो इसलिए हम लोग यूनिवर्सिटी में आए। ये हमारे बाएं हाथ, मगर मेरे बाएं हाथ यूनिवर्सिटी है और पीछे ये ढाबा है, जिसको इस इलाके को ढाबाई कहा जाता है। वैसे इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का नाम चुंगी है। शमशाद मार्केट इधर लगता है, उसके बीच के एरिया है। चुंगी कहते हैं चुंगी। और लेकिन लोग जहाँ ढाबा के नाम से जानते हैं। ये मोहम्मद भाई का ढाबा है। मोहम्मद भाई का जी, शेरू नाम है। और शेरू की चाय मशहूर है यहाँ पर। मोहम्मद भाई का ढाबा, वहाँ पे शेरू की चाय है। जी। अच्छा, ये मशहूर है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कुछ लोग यहाँ के लोकल भी हैं जो स्टूडेंट रहे हैं पहले या नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल, मामला समझने की कोशिश करेंगे। आपसे बातचीत शुरू करेंगे। आपके संगी साथी वीडियो शुरू होते ही भाग गए आपको छोड़कर। वो वीडियो से थोड़ा सा परहेज करते हैं क्योंकि अजलत यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं। फिर वो घर वाले देख लेते तो ये होता है ना, क्या कर रहे हो, वहाँ पढ़ने गए हो कि सियासत करने गए हो। तो इस करने हाँ, मीडिया से बात करना सियासत हो जाता है क्या? ये है बेसिकली मीडिया से बात करने का मतलब कि आप कोई सियासत की उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से जो है तो मीडिया से बात करने के लिए थोड़ा सा लोग परहेज करते हैं, घर के डर की वजह से कि घर वाले क्या कहेंगे, तुम पढ़ने गए हो कि ये सब कर रहे हो, तो इस वजह से घर वाले ना परेशान। हाँ, इस वजह से। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम जाहिद है जी। आप एएमयू के पढ़ते हो? नहीं, मैं हो गया, मेरा पास आउट हो चुका है। हो गई। मैं अभी यहाँ पे लैब चलाता हूँ। डॉक्टर लाल पैथ लैब की फ्रेंचाइजी है, वो चला। लाल पैथ मतलब डायग्नोसिस पैथोलॉजी लैब। जी, पैथोलॉजी लैब। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। जी, मैं एडिटर हूँ। मैं टेक्स्ट बुक स्कूल के बच्चों की और उस कंपनी में काम करता हूँ। कॉपी एडिटिंग करते हैं, प्रूफ एडिटिंग। बुक एडिटिंग। जी, 1st to 10th के क्लासेस की बुक्स जो होती हैं, टेक्स्ट बुक सीबीएसई बोर्ड की। जी, उसमें एक एडुरेस पब्लिकेशंस है, उसमें मैं एडिटर हूँ। जी। आपका नाम सर? मेरा नाम जहाँजेब खान। जी। हाँ, जैब खान साहब। जॉब करता हूँ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई नाता आपका? यूनिवर्सिटी में बोलाना एलुमनाई है, अलीग है, है कि नहीं यहाँ पे? पढ़े हैं। ये तो बताइए ना पहले। तो उसी का एलुमनाई और अलीग है। मतलब इससे मतलब ये कि पहले यहाँ अपने स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट रहे हैं यहीं पर, और यहीं पर अब रहना होता है और यहीं पर अपना जीवन बसर चल रहा है। आप सर? मेरा नाम आतिफ है। बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने एक मेरा अपना प्राइवेट बिजनेस है। और एएमयू में खुद से कोई रिलेशन? एएमयू का मैं भी पुराना एलुमनाई हूँ। आप लोग मतलब यहाँ पे एलुमनाई ही जुटे हैं, नए मौजूदा छात्र कोई नहीं है क्या? अच्छा, तुम मौजूदा छात्र हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और मैं बीटेक कर रहा हूँ एमयू से। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल से, और मैं यहाँ 12 साल, मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा हूँ यहाँ मैकेनिकल से। अच्छा, बीटेक कर रहे हो आप। और आप दोस्त? मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिफ आलम हुआ। नासिफ आलम। नासिफ आलम। नासिफ का मतलब क्या होता है दोस्त? नासिफ का मतलब होता खादिम, खिदमत करने वाला। तुम्हारे सीनियर बैठे हुए हैं यहाँ पे, सुनना पड़ेगा, है ना?
चलिए, तो एल्यूमनाई हैं और मौजूदा स्टूडेंट्स भी हैं। तो पहले एएमयू के बारे में ना बीते कुछ सालों में एएमयू का नाम कई बार पॉलिटिक्स में और प्रोटेस्ट में कई वजहों से आया, आप लोग भी जानते होंगे। और मेरे ख्याल से आप तो तब स्टूडेंट रहे भी होंगे यहाँ पे। एएमयू का स्वरूप आप लोग की पढ़ाई के समय कैसा था, क्या था, कितना पॉलिटिकली एक्टिव था यूनिवर्सिटी, और अभी क्या स्थिति है, कितना चेंज देखते हैं आप? थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोग यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे वो पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव ज़्यादा थे, और अब जाके वो उतना कम हो गए हैं या कम कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, या कह लीजिए कि अब इतना पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं वो लोग। और बीच में जो अभी हालात रहे वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे शहर ने देखा, सब पूरे इंडिया ने देखा। ऐसा नहीं हुआ कि वो मतलब यहाँ से अपने आप ही उठ गए, ये प्रोवोक करा गया, जिसकी वजह से वो एक रिएक्शन था। हालांकि CA/NRC जब आया तो उसका हम लोग यहाँ पर लोगों ने पीसफुल एक एजिटेशन करा था, लेकिन यहाँ के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स से, फ्रिंज ग्रुप से और दूसरे, तो उन लोगों ने कुछ उस एजिटेशन को जो पीसफुल चल रहा था उसको मतलब एक वो करके दूसरी दिशा में उसे बदल दिया। बस यही कहना है। उसके बाद तो फिर कोरोना काल आ गया, फिर यूनिवर्सिटी में आपके सामने था, सारा हंगामा था जो भी था। आप ये लोग नहीं हैं, और जैसे ये कह रहे हैं पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। क्या थी पॉलिटिकल एक्टिविटी की, कैसे कहा जाए ज़्यादा है, अब कम हुई है, उसका नुकसान उठाना पड़ा है कि उसका फ़ायदा हुआ है, ये भी बताइए। एज ए स्टूडेंट जो पॉलिटिकली लोग रहते हैं इन्वॉल्व यूनिवर्सिटी की सियासत में, और उसके आगे बढ़ के जो मौजूदा सियासत है हमारी मेन सियासत, उसमें जो इन्वॉल्व होते थे वो बच्चों ने जाना छोड़ दिया। वजह उसके पीछे ये पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, एजुकेशन की पढ़ाई में पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी, आपके ऊपर अलग तरीके के एलिगेशन लगेंगे। तो ये सब चीज़ों के रहते हुए कुछ लोगों ने उससे हाथ खींचा। मतलब वो पॉलिटिकल जो करंट सिनेरियो चल रहा है उससे जो अनलीगल केस ना लगे हैं, घर वालों को सफ़र ना करना पड़े कि घर पर पुलिस या वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, आप ऐसी एक्टिविटीज़ में लग गए कि आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र लोगों ने पॉलिटिकल कम कर दिया, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना कम कर दिया, जिससे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल है उसमें अच्छे लोगों का आना कम हो गया। अब ये है कि अब अगर स्टूडेंट बेसिकली सीखता हुआ जाएगा कोई चीज़ शुरुआत से, तो उसको आगे जाके फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी से ही सियासत जाती है, जैसे JNU से, AMU से, BHU से स्टूडेंट निकलते हैं और बड़े बड़े लीडर हिंदुस्तान में इन यूनिवर्सिटियों ने दिए। लेकिन जब ये चीज़ हुई और घर का प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, पुलिस का प्रेशर, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट नहीं चाहता, और उसके घर वाले ख़ास तौर से नहीं चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग करने आया है या लॉ करने आया है या कोई भी कोर्स BA MA, कि वो इन सब चीज़ों में लीगली इन्वॉल्व हो। तो उसके रहते सियासत में जो मेन स्ट्रीम है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें स्टूडेंट का जाना कम हो गया। रही बात पिछले 2 साल से जो यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो कोई भी एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही है, पॉलिटिकल स्टंट हो ही नहीं रहा है। वो तो कोविड के पीरियड की बात हो गई, और आप कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर था उस वजह से ये बदलाव हुए कि छात्र राजनीति में इंटरेस्ट लेना कम करने लगे। पहले ऐसा होता था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर पर, आप भी तो यहीं के पढ़े हैं? जी जी। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता था आप लोग के पढ़ाई के समय, यहाँ पे जब आप लोग पढ़ते थे, तो कितना समय हो गया यहाँ से पास आउट हुए आपको? मुझे तकरीबन हो गया 6-7 साल, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो उस समय तो पॉलिटिक्स तो होती थी यहाँ पे? पॉलिटिक्स तो होती थी, हमेशा होती थी, और पॉलिटिक्स तो होगी, हर जगह होगी, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ होंगी पॉलिटिक्स होगी। और AMU का तो हिस्ट्री रही है, AMU की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आपकी कोई भी लड़ाई रही हो, उस लड़ाई में AMU ने फुल सपोर्ट किया है, और हमारे यहाँ से लोग भी निकले हैं ऐसे जो हायर जगहों पे पहुँचे हैं। तो AMU का तो नाता रहा है पॉलिटिक्स से और इससे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर जो बात कर रहा हूँ, उस समय उतना था कि नहीं था, कि अब है क्या? ज़्यादा है, इस टाइम ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम जो बैक्ड है ये, चूँकि पता नहीं कैसे क्या है, इस टाइम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आप BHU ले लें, चाहे आप AMU ले लें, चाहे आप जामिया ले लें, यहाँ पे ख़ास नज़र रहती है, और पॉलिटिकल जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं
उनको एक बाकायदा कवरेज मिलता है, सप्रेशन किया जाता है। जैसे भी किया जाता है वो जो भी है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है, लेकिन ऐसा हो रहा है, लड़के थोड़ा सा वो हो रहे हैं। प्रशासनिक रूप से कठोरता थोड़ी आई है। वरना लाठीचार्ज हम देख रहे थे कि BHU में हुआ था, लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ था, और यहाँ पे जामिया में क्या हालत हुई थी आपने देखा। अभी हाल फिलहाल में जो आपने देखा कैसे लाठीचार्ज हुआ है। तो ये ओवर द ईयर चीज़ें बदली है। अब क्यों है ये, इसके हम उस पर रीज़न पे नहीं जा रहे, ये आप लोग का काम है इसको उजागर करना, लेकिन ऐसा हुआ। आप अपने पर्सपेक्टिव जितना बोल जी सकते जी जी हाँ, तो ये हुआ, ये फ़र्क आया है जी। तो ये जो डिक्लाइन या जो स्टूडेंट पॉलिटिकली कम एक्टिव हो रहे हैं, आप लोग तो एल्यूमनाई हैं, इसलिए सवाल आप लोगों से है, वरना मैं किसी और से ये पूछता। उससे आप क्या देखते हैं? स्थितियों में बदलाव हुआ है कि स्थितियाँ क्या बदलाव हुआ? अच्छे बदलाव हुए हैं कि बुरे बदलाव हुए? स्थिति अच्छी कैसी है? AMU पहले के मुकाबले अब कैसा है? स्टूडेंट यूनियन, छात्रों की राजनीति छोड़ दीजिए, AMU की सुविधाएं क्यों कैसी थी? अभी मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था वहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि अब पैसे की दिक्कत है AMU को। AMU का फंड का सबसे बड़ा क्या इशू। नाम है आपका? जाहिद नाम है मेरा। AMU का मैंने इसमें देखा है बहुत करीब से कि AMU का जो सेंटर है, खासकर किशनगंज सेंटर जो है, वो बंद होने के कगार पे है। गवर्नमेंट ने फंड कितने साल से दिक्कत में चल रहा है? नहीं, दिक्कत में चल रहा है। इस टाइम इन्होंने पूरा फंड एक तरफ से देखा जाए तो रोक रखा है। AMU मेन कैंपस में आपके फंड बहुत ही ज़्यादा कट कर दिया इन्होंने, मतलब अभी कट हुआ है इसमें अराउंड, जब स्मृति ईरानी वो थी मिनिस्टर, तो उस टाइम इन्होंने 80 करोड़ के आसपास कितना कम किया था, 1 करोड़ के आसपास कितना उन्होंने कम किया था। और उसके बाद जैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज था, जब हम लोग उस टाइम थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने देखा कि इनके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो हमने जब, क्योंकि हमारे दोस्त वगैरह हैं इंजीनियरिंग में, तो उन्होंने कहा भाई हमें इक्विपमेंट नहीं मिल रहा था। हमने पूछा था कि क्यों नहीं, तो जब हम उनके चेयरमैन वगैरह के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदें। और यूनिवर्सिटी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजर रही है, क्योंकि लड़कों को यहाँ पे प्लेसमेंट के नाम पे, अब मेरा ही दोस्त अभी यहाँ से BSc किया, उसको यहाँ की फैकल्टी पे भरोसा नहीं, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। ये आज भी 90 के दशक का इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आज भी उसी पुराने उस पर चले, इनके पास अपग्रेड का कुछ भी नहीं। मतलब आज जो कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उस पर इन्होंने अभी अपग्रेड कुछ किया ही नहीं है। आप इंजीनियरिंग फैकल्टी में चले जाइए, हमने देखा था उस टाइम, मतलब 2018 में हमने उसको देखा था, तो बहुत पुराने इक्विपमेंट जिसकी कीमत 24 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी थी, उस टाइम हमने पता किया था कि चलो कुछ होगा। फिर उसके बाद आप और फैकल्टीज़ में चले जाइए, अभी तो चलिए MBA फैकल्टी नहीं बनी है, और फैकल्टीज़ है, जिसका मतलब बहुत ही बुरा हाल है। और इवन हॉस्टल का ये हालम है कि हॉस्टल में जो लड़के रह रहे हैं, बाथरूम अलग पूरे वो हो रखी है, न रहने का मतलब सही से कुछ भी नहीं है। इनसे जब हम बात करते हैं कि आप जो है रेनोवेशन करवा दीजिए या किसी चीज़ को वो करवा दीजिए, तो सीधा आता है कि फ़ंड नहीं है, अभी हम बहुत क्राइसिस से चल रहे हैं, ये है वो है। अब ये गवर्नमेंट की लूप होल है कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो नहीं करा पा रहे हैं। ये चीज़ अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आई, ये है इन सब चीज़ों का। आप बताइए दोस्त, फंड की कमी है यूनिवर्सिटी में? आप तो यहाँ पढ़ रहे हो अब, और ऐसी आप ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहाँ पे लैब वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या स्थिति है फंडिंग की? जी AMU में फ़ंड नहीं है, होता है ज़्यादातर। मैं देखा है कि कहते हैं, हम अपने टीचरों से बोलते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल विज़िट कराइए, हमें इंटर्नशिप कराइए जगह जगह, तो नहीं हो पाती है। वो ना होने की वजह यही रहती है कि AMU में इतना फ़ंड नहीं है कि हम स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पर और इक्विपमेंट्स पर खर्च करें। इस वजह से हमारी काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है, हमारी ट्रेनिंग्स नहीं हो पाती अच्छी, हमें प्लेसमेंट में प्रॉब्लम रहती है। जैसे जो मैं अपनी फैकल्टी में देख रहा हूँ, और जैसे कि मैं सुलेमान हॉल में रहता हूँ, तो वहाँ उसमें कंस्ट्रक्शन की कमी है अभी, और कंस्ट्रक्शन कमी की होने की वजह ही यही है कि AMU पे इतना फ़ंड नहीं है कि वो लगा सके, और हमेशा फ़ंड में कटौती ही हो रही है, ना कि उसमें इजाफा हो रहा है। तो यही सब वजह कटौती हो रही है। तो क्या इस कटौती की वजह आप लोग को क्या बताई जाती है? आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग क्या बताया जाता है कि कटौती क्यों किया जा रहा है? हाँ, हम इसका सवाल हम करते हैं तो उसकी वजह हमें दरअसल बताई ही नहीं जाती है। तो यही कि ये गवर्नमेंट कर भी पाते हो, पहले ये बताओ, उसके बाद बात होगी सवाल का जवाब मिलता है कि नहीं। फिर जब हमने फर्स्ट ईयर में हमने अपने ही स्टूडेंट लीडर से ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा हम इसको अपनी बात को रखेंगे, लेकिन उसका हमें अभी तक कोई जवाब मिला नहीं। प्रेसिडेंट ने क्या जवाब दिया? हाँ, कि जब उन्होंने इलेक्शन के लिए पोलिंग कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था हम ये आपकी बात को हम रखेंगे और इंडस्ट्रियल विजिट कराएंगे, TPU प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, एक TPU प्लेसमेंट सेल दिल्ली में बनाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रेसिडेंट ने वादा किया था? जी, प्रेसिडेंट ने वादा किया था, और क्योंकि फिर बाद में यही हुआ कि फ़ंड नहीं है कि जो ये चीज़ें बन पाए।
उन्होंने वादा किया और वादा निभाया नहीं, मतलब मुद्दा ये हुआ। जी कहोगे आप, मतलब हम लोग विधायकों में तो यही कहते हैं, अपने सांसदों को भी यही कहते हैं कि साहब ये वादा करके आप पावर में आ गए, ये वादा आपने पूरा नहीं किया। कौन है प्रेसिडेंट अभी आमसू का? अभी तो कोई नहीं है, जो रिसेंटली रहे हैं वो सलमान इम्तियाज साहब हैं। सलमान इम्तियाज साहब, इम्तियाज ये आप किस कोर्स के हैं ये? सलमान इम्तियाज साहब PhD स्कॉलर है। PhD स्कॉलर, वो प्रेसिडेंट है आप लोगों के थे। हाँ, आज इधर आ जाओ दोस्तों, मैं इधर आ जाता हूँ तो दोनों लोग से बराबर बात कर पाऊंगा ना। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम सैफ अहमद है। और आप रिसर्च स्कॉलर हैं जी, किस कोर्स में? बॉटनी में। बॉटनी में क्या विषय है आपका? मेरा प्लांट फिजियोलॉजी है। एक तो टॉपिक होगा ना आपका। हाँ, टॉपिक आप जैसे बॉटनी में ब्रांचेस होती हैं, उसमें पर्टिकुलर एक ब्रांच है प्लांट फिजियोलॉजी। नहीं, मैं रिसर्च टॉपिक पूछ रिसर्च टॉपिक जो है मेरा सैलिनिटी पे काम है। तो प्लांट मेरा टोमेटो है और हम सॉइल प्रोफाइलिंग कराते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सॉइल में कौन से ऐसे ऐसे मेटल्स हैं या कौन सा ऐसा कंपोजिशन बन रहा है जिससे प्लांट को बहुत नुकसान हो रहा है। यानी उसकी यील्डिंग पे फ़र्क पड़ रहा है और उसकी फ्रूट साइज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ फ्रूट्स कम हो रहे हैं प्लांट्स पे। अगर ऐसा कोई केमिकल या चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ के एरिया में अगर वो जो है उस पर असर डाल रही है प्लांट पे, तो हम देखेंगे, ये कोशिश करेंगे कि प्लांट उससे कोप अप कैसे करे। और ये ऐसा रिसर्च पहले हुआ है कभी? हाँ, इसके लिटरेचर मौजूद है, हुआ है रिसर्च, इंडिया में भी होता रहा है, बाहर भी होता रहा है। एक चीज़ बताओ दोस्त आप, रिसर्च वालों के बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ, इसलिए ये सवाल आपसे है कि रिसर्च करने का मन जिस टॉपिक पे होता है, गाइड बोलता है उस पर नहीं करो गुरु, ये पकड़ो, ये पकड़े करो। ये सच है कि नहीं बताओ? हाँ, सच है ये बात, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बात है और ये हर जगह मौजूद है। और इसमें आप जो जब आपका इंटरव्यू होता है उसका PhD का, तो आप जो प्रपोजल लेके जाते हो कभी वो एक्सेप्ट नहीं होता है। गाइड अपना थोप देता है कि आप जो है ये टॉपिक है, इस पे रिसर्च करिए, इस पे। और इसमें देखिए रिसर्च में ना, अभी मैं बोलना शुरू करूँगा तो बहुत सी चीज़ें इतनी चीज़ें बात करने आया हूँ, इतनी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी कि क्या ही बताऊँ उसमें। जितनी तो आप बिना डिस्कम्फर्ट के खोल सकते हैं उतनी तरह खोलिए। मैं तो सब खोल दूंगा, चलिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। चलिए मंच आपका। रिसर्च जो है जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल की नहीं हो रही, उसमें दो परेशानी है। एक तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो परिपाटी चली आ रही है, चीज़ें उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा उनको, ठीक है। यानी वही इक्विपमेंट्स पुराने मौजूद हैं, कोई तरक्की नहीं है, नया इक्विपमेंट कोई नहीं आ रहा है और टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है लोगों में, वही पुराने टॉपिक पे रिसर्च चल रही है, ठीक है। कुछ लैब्स ऐसी हैं हमारे यहाँ जिसमें अच्छी रिसर्च हो रही है और नए टॉपिक्स पे रिसर्च हो रही है, लेकिन वो भी वो जो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं नए टॉपिक पे, उनके साथ परेशानी क्या आ रही है, उनको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम पड़ जा रही है, ठीक है। एक तो हम खुद बहुत ज़्यादा दकियानुसी सोच के हैं रिसर्च के मामले में, और दूसरा हम खुद एकेडमिशियंस जो हैं वो खुद बहुत दकियानुसी सोच के हैं और वो कुछ नया नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रोफेसर का मामला ये होता है कि प्रोफेसर जिस दिन वो बन गया उसको फिर इस बात से मतलब नहीं कि उसे पता है कि मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ, अब मुझे ग्रोथ मेरी होनी नहीं है, ठीक है ना। तो वो प्रमोशन नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। अब आप आओ, मेरे अंडर आ रहे हो, आओ रिसर्च करो, वो इतना गाइड कर देगा आपको कि ठीक है आप सबमिट करके चले जाओगे। कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है ना। यानी रिसर्च हो जा रही है, वही पुराने टॉपिक्स पे हो जा रही है। लोग क्या करते हैं, अक्सर तो ये भी करते हैं लोग कि छाप लेते हैं, हो जाता है डाटा मिल जाता है, सारी चीज़ें। देखिए मैं एकदम खुल के आपको बता रहा हूँ ना, मैं और इंट्रिकेसीज पे जा सकता हूँ लेकिन नुकसान हो जाएगा इन लोगों का, छोड़िए जाने दीजिए। आपका नुकसान, मेरा नुकसान क्या होगा ये। अच्छा, आप जब रिसर्च में आए तो आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते थे? देखिए देखिए मेरा जो है मैं तो ये भी होता है ना, रिसर्च स्कॉलर इंटरव्यू में एकदम माहौल बांधने के लिए बहुत भारी भरकम प्रपोजल दे देते हैं। बात सही है आपकी,
नहीं तो हुआ ही हूँ कि देखिए मैंने बॉटनी जो है जान के खुद अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट किया है सब्जेक्ट बीएससी में, ठीक है। मेरा एडमिशन जो है जूलॉजी में भी हो सकता था, बायोकेमिस्ट्री में भी हो सकता था, लेकिन मुझे बॉटनी लेना था क्योंकि मुझे लगता था कि हमेशा से मेरे घर पे भी खेती वेती बहुत है, तो एग्रीकल्चर में शुरू से इंटरेस्ट था। तो मैंने कोशिश किया कि प्लांट स्टडी जो है करनी है मुझे। और फिर उसके बाद जो है मैं जिस टॉपिक को लेकर मैं गया था, मेरा तो इत्तेफाकन वही टॉपिक है। मैं इसमें क्लियर बात है, सही बताओगे? नहीं, देखिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसकी वजह ये कि नहीं सुन लीजिए, नहीं वो हंस रहे होंगे। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए मैं जब जिस पे प्रपोजल मैंने दिया, मेरे यहाँ मसला ये है कि प्लांट फिजियोलॉजी में स्ट्रेस पे ही काम होता है। सैलिनिटी स्ट्रेस, हैवी मेटल स्ट्रेस, ठीक है, हीट स्ट्रेस। हाँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या था कि इसी पे काम ही होता है। ऑप्शंस ही कम थे आपके पास, उसमें से सेलेक्ट करना है। उसमें से एक सेलेक्ट करना था, तो मैंने जो सेलेक्ट किया इत्तेफाक से वो गाइड भी मेरे उस पे अग्री कर गए, तो मेरा वही है। तो इसमें अच्छा, हालत क्या है? लैब्स वगैरह की हालत क्या है? बहुत बुरी हालत है। टेक्नीशियन नहीं है, और जो मशीनें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। और केमिकल्स पुराने पड़े हैं, यानी केमिकल्स अगर नए नहीं होंगे, एक्सपायर्ड केमिकल्स कभी कभी तो मिलते हैं। और 8,000 में जैसे जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है, JRF की स्कॉलरशिप मिल रही है या DST मिल रही है, उनके लिए तो चलिए थोड़ा सा इजी है रिसर्च, लेकिन 8,000 में जो है आपको अपना केमिकल भी मंगाना है और आपको AMU से बाहर जाकर अपना सैम्पलिंग भी कराना है, समझ रहे हैं। तो वो सब मुमकिन नहीं हो पाता है। 8,000 में क्या ही हो पाता है। एक सैंपल का JNU में मान लीजिए मुझे कोई सैम्पलिंग करानी है अपनी, तो 1,500 रुपये एक सैंपल के लेंगे। मुझे 30 सैंपल की सैम्पलिंग करानी पड़ती है, तब जाके मेरे पास डाटा आएगा। तो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। ये तो कब से चला आ रहा है? ये ज़माने से चला आ रहा है, ये ज़माने से। किसी सरकार, किसी VC, किसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सदियों का। मेरे ख्याल से ये हर बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी लैब में देखा जाता है कि 20-30 साल पुराने इक्विपमेंट में काम चल रहा है, अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर ही नहीं अपग्रेड हुआ, कुछ नहीं। लैब में भी Windows XP चल रहा है अभी तक। एकदम यही हाल है। और इसमें देखिए, इसमें गवर्नमेंट क्या है, ये तो यूनिवर्सिटी की कमी है। गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। ये जो बर वक्त गवर्नमेंट मौजूद है वो फंड भी नहीं दे रही है, ये भी एक हकीकत है। हाँ, वो फंड भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन जो आपके पास है आप उसको अच्छा कर सकते हो, ये तो वाइस चांसलर कर सकता है यूनिवर्सिटी का। ये आपके हिसाब से मतलब? हाँ, मुझे लगता है जो पैसा आ रहा है उसमें भी खा लिया जा रहा है, ठीक है। मैं ये जितना कट के आया उसमें भी ये खाते हैं। फिर जो हमारी लैब तक पहुंचता है वो इतना काफी नहीं होता कि फिर उससे लैब अपग्रेड कर दीजिए। सारे बकेट में से एक कप निकाल लिया। एकदम ऐसे ही हो रहा है। और क्या है AMU की समस्याएं अभी क्या हैं? अब और क्या दिक्कतें हैं इस यूनिवर्सिटी में जिसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है? सर, आपके सीनियर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के एल्यूमनाई हैं ये लोग बता रहे हैं कि AMU में स्टूडेंट एक्टिविज़म थोड़ा सा पहले से डाउन हुआ है, पहले से कम हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन इतना ज़्यादा है कि स्टूडेंट अब पॉलिटिक्स में आने से बचने लगे हैं, कि छात्रों के घर वालों को, उनके गांव वालों को कोई दिक्कत ना हो, पुलिस प्रशासन परेशान ना करे। इन तरह की सोशल दिक्कतों पे, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इस देश के विश्वविद्यालयों में जहाँ पे अच्छे छात्र तैयार हो रहे हैं, अच्छे प्रोफेसर तैयार हो रहे हैं, अच्छे स्कॉलर तैयार हो रहे हैं, अच्छे पत्रकार वकील तैयार हो रहे हैं, वहीं से अच्छे नेता भी तैयार होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे नेता, अच्छे संस्थानों से अच्छे नेता तैयार हों। आपको क्या लगता है कि क्या AMU वो काबिलियत में बची हुई है? AMU में इतने पॉलिटिकल एक्टिविज़म के डाउन होने के बावजूद AMU क्या उतना आगे बढ़ रहा है? AMU में सोशियो पॉलिटिकली दिक्कतें क्या हैं? सैफ, देखिए, पोटेंशियल बच्चों में कम नहीं है। आप लोगों में से कोई भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग बताएंगे। आप बताएंगे? हाँ, आपने नाम है आपका? मेरा नाम इमरान नाम है। हाँ, इमरान। अच्छा, क्या करते हैं इमरान आप? मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ अभी फिलहाल। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में? जी। आपने भी स्टूडेंट लीडरशिप की बात करी।
तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वाली बात बोलना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, JNU या जामिया हो या बनारस यूनिवर्सिटी हो या जादव यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने लिंगदो कमेटी लगाई जिससे लीडरशिप पूरी ख़त्म कर दी गई, स्टूडेंट लीडरशिप को कुचल दिया गया। आज तक इस चीज़ के ऊपर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने पिटीशन फाइल करी थी जस्टिस क्या कहते हैं चंद्रचूड़ की बेंच पर। उन्होंने उसको देखकर उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनका कहना ये था कि मसल पावर का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट इलेक्शनों में। किसकी पिटीशन थी वो? मेरे नाम से पिटीशन थी। आपने डाली थी? कब थी पिटीशन वो? 2017 की। कौन, किसकी बेंच देख रही थी? जस्टिस चंद्रचूड़ की। सिंगल बेंच थी? नहीं, सिंगल बेंच नहीं थी। कौन था साथ में उनके? नहीं, शायद हाँ सिंगल बेंच थी। मेरे पास फाइल है पूरी। DY चंद्रचूड़ देख रहे थे? जी जी जी। ठीक है। तो मैं आपके चैनल से ये वाली बात कहना चाहता हूँ, तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडरों को। लिंगदो कमेटी को की सिफारिशों को भंग किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं लिंगदो कमेटी आप रखिए, लेकिन उसमें जो कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट लीडरशिप को कुचल दिया गया, उन पॉइंटों को हटा दिया जाए। मैं JNU में भी गया, वहाँ के लीडरों से ही मिला, जिसमें आपकी शैला राशिद और कन्हैया ने थोड़ा सा मूवमेंट चलाया था लिंगदो कमेटी को लेकर, लेकिन वो बैक गेट में मैनेजमेंट क्या हुआ, वो वहीं के वहीं मैटर को दबा दिया गया। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर युवा खुशहाल है, किसान खुशहाल है, तो देश के अंदर तरक्की आएगी। लेकिन जब स्टूडेंट लीडरशिप को ही कुचल दिया गया, तो आपको वही चीज़ें आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर 70-70, 80-80 साल के जो हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, वो इलेक्शन 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 बार इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो युवा है वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता लिंगदो कमेटी की वजह से। लीडरशिप पोटेंशियल जो है वो इंसान सीखते सीखता है। आज अगर हम स्टूडेंट के बीच में बैठे हुए हैं और लीडरशिप कर रहे हैं, तो हम एक हमारा मतलब स्कूल वाला चल रहा है टाइम, हम तब पढ़ते पढ़ते ही तो आगे पहुंचेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने लीडरशिप कुचल दी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आपको नए लीडर ही नहीं मिलेंगे। तो मैं ये वाली बात कहना चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटियों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट लीडर हैं वो एकजुट होकर आएँ और लिंगदो कमेटी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है हिंदुस्तान को यूथ लीडरशिप की, और वो नहीं मिल पा रही है, और उसके पीछे वजह यही है लिंगदो कमेटी। यानी सरकार काफ़ी पहले, मतलब आज से काफ़ी पहले लिंगदो कमेटी की सिफारिशें लागू हुई थी, और तब से ही ये डिक्लाइन शुरू हुआ आपके यहाँ। हाँ, ये जब आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का हवाला लेके बता रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा लोकल खींचने की कोशिश करूंगा इमरान, कि लेट्स कम एट AMU। सैफ थे वहाँ पे, सैफ एज अ स्कॉलर है, उन्होंने बताया कि AMU की लैब्स में, AMU की लेबोरेटरीज़ में, AMU के डिपार्टमेंट्स में एकेडमिक डिग्रेडेशन कैसे अभी तक बढ़ा है। पिछले 5 से 8 सालों में नहीं, 8 सालों में नहीं, पिछले दशकों का वो हिसाब है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि AMU का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इतना डिक्लाइन पे कैसे है? क्या आप लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन आपके JNU में भी होते हैं, वहाँ से नेता निकलते हैं। कन्हैया कुमार एक बड़े नेता हैं वहाँ के। हाल फिलहाल की अगर बात करें, वो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, और लेफ्ट की पॉलिटिक्स छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। DU की पॉलिटिक्स है ही आपके सामने, DU में छासंग चुनाव होते हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी चुनाव होते ही हैं आपके। तो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के बावजूद तो काम हो ही रहा है। AMU में आपके भी स्टूडेंट यूनियन तो है ही है, स्टूडेंट काउंसिल तो है नहीं। तो लेट्स कम एट AMU, ठीक है। मैंने बाकी जगह रेफरेंस इसलिए दिया कि आपने बात की। लेट्स कम एट AMU क्यों ही लिंगदो सिफारिशों के अंदर भटक गया, जबकि बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आगे निकल गई? हाँ, असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ पर कोई भी पार्टी से फंडेड इलेक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ पर जो ओल्ड बॉयज़ होते हैं, हमारे जो सीनियर होते हैं, वो एक कैंडिडेट लेकर आते हैं और उसको मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कराया जाता है। लेकिन हुआ क्या, और यूनिवर्सिटियों की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर ये इलीगल तरीके से ये अमेंडमेंट करा गया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ना मसल पावर का इस्तेमाल होता, ना मनी पावर का इस्तेमाल होता। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के अंदर यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से एक
15,000 20,000 का बजट होता है, उसमें हमारा खुद का अपना एएमयू कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें बहुत खूबसूरती के साथ हमारे सीनियर जूनियर सब मिलकर एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी के जो इशू होते हैं उसको हम अपनी मजबूती के साथ स्टूडेंट यूनियन के अंदर रखकर वाइस चांसलर और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रखा जाता है। लेकिन मसल पावर का और मनी का जो इस्तेमाल होता है वो डी यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू के अंदर, क्योंकि पार्टी फंडेड इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ पर कोई पार्टी फंडेड इलेक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ पर सीधा सिंपल सोबर, और जिसकी तारीफ आपके क्या कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में ये वाली बात कही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन का कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरी दुनिया में मिसाल है, सबसे खूबसूरत कोड ऑफ कंडक्ट है। उसको यहाँ पर इलीगल तरीके से हटाया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट लीडरशिप के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट आई और यहाँ से स्टूडेंट लीडर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि आप देखिए उसमें मैं आपसे बार बार मतलब इतना खूबसूरत कोड ऑफ कंडक्ट है उस वजह से गिरावट आई नहीं, एएमयू का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तो ख़त्म कर दिया गया ना। जो स्टूडेंट यूनियन का हमारा खुद का कोड, जिसको क्या कहते हैं आपके सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा खूबसूरत कोड ऑफ कंडक्ट किसी के पास नहीं है, और उसको आप हटा देते हैं। इस वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लीडरशिप की गिरावट आई है। मैं फिर ये वाली बात दोहराता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर हैं वो जाग जाएं। लिंगदो कमेटी एक तरीके से स्टूडेंट लीडरशिप के ऊपर टारगेट करके मतलब लीडरशिप को ख़त्म करा गया है। इसमें चाहे करंट मौजूदा गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इसमें सबका हाथ है। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते स्टूडेंट लीडरशिप गरीब तबके से लीडरशिप निकले, गरीब घरों से लीडर निकलें, वो नहीं चाहते। आप देखिए इस टाइम प्रदेश की राजनीति उठा के देख लिए, सेंट्रल की राजनीति उठा के देख लिए, परिवारवाद चल रहा है। चाहे वो अमित शाह के बेटे हों, चाहे अखिलेश यादव और आपके मायावती के भाई हों, हर जगह परिवारवाद चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लिंगदो कमेटी हटेगी तो गरीब के यहाँ से, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक चाय वाला नेता बन सकता है, तो वो वाली चीज़ है। लीडरशिप इस टाइम बहुत मस्ट है, ज़रूरत है कि पढ़ा लिखा तबका लीडर पॉलिटिक्स में आए। चलिए, मेरे पास एक आध सवाल है जिसके बारे में पूछूंगा क्योंकि पूछना ज़रूरी है। इसको लेकर आप मुझ पर ये आरोप कभी कभी लगते हैं कि मैं डिफरेंस पैदा कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन ये आरोप एएमयू से जुड़े लोगों पर, एएमयू से पढ़े लोगों पर, एएमयू में पढ़ रहे लोगों पर ये आरोप हैं, और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन पर भी आरोप हैं। उनसे बात होगी, जो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों की राय पूछना मेरा बनता है। दो चीज़ें, एएमयू के बारे में पता नहीं क्यों बार बार कहा जाता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई है, काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन काफ़ी रूढ़िवादी है, ये कहा जाता है। रूढ़िवाद है एएमयू में, इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग मुझे बताइए। दूसरा, एएमयू मैं भी मानता हूँ इस देश में सभी को पढ़ना लिखना और सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। ये बात कितनी सही है कि एएमयू में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या बेहद कम है, रिप्रेजेंटेशन है, और ऐसी है इस दिक्कत कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी एक बार हिचकिचाते हैं एएमयू में दाखिला लेने से। ये इन बातों में कितनी सच्चाई है, कौन बताएगा, बताइए। देखिए, आप अगर अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर स्ट्रेंथ की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस टाइम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 50% अगर फैकल्टी में आप जाएंगे, चाहे लॉ फैकल्टी हो, साइंस फैकल्टी हो, इंजीनियरिंग फैकल्टी हो, मेडिकल फैकल्टी हो, 50% हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। पहली चीज़, आपने बात करी रूढ़िवादी सोच की, 50% नंबर सही है सर? 50% नंबर सही नहीं। कितना नंबर है? 50% नंबर नहीं सही है। जिन फैकल्टीज़ का भाई ने नाम लिया वो उन्हीं फैकल्टीज़ में ज़्यादा नॉन मुस्लिम है। तो मतलब चंद फैकल्टीज़ में 30% 35%। 30-35% नॉन मुस्लिम। आप डाटा निकलवा लिए, आप डाटा निकलवा लिए। 45% लॉ और मेडिकल, देखिए हो सकता है मेडिकल में 50% हो और लॉ में हो सकता है परसेंटेज ज़्यादा हो, लेकिन मैं लाइफ साइंस और साइंस से आता हूँ तो मुझे पता है, और इसमें ना कहने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 30% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और कुछ फैकल्टीज़, जितनी फैकल्टीज़ ने का नाम लिया गया है, भाई ने लिया है, उन सारी फैकल्टीज़ में आपको नॉन मुस्लिम ज़्यादा मिलेंगे और बाकी फैकल्टीज़ में बहुत कम। देखिए, यहाँ पर जो भाई बात कर रहे हैं, मैंने तो आपके सामने एक आंकड़ा रखा, लेकिन चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, टेस्ट क्वालिफाई करता है वो आता है, ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई।
दूसरी चीज़ ये, आपने रूढ़िवादी सोच की करा, आप उठा के देखिए मैं हमारे नहीं करता हूँ दोस्त, नहीं, मतलब ये मतलब आप लोग मानते हैं ना, ये आरोप लगते हैं, नहीं, नहीं। ये आरोप लगता है, कई सारे लोग लगाते हैं। हाँ। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएट नॉन मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राइडिंग क्लब के अंदर लड़कियां राइडिंग करती हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्विमिंग पूल लड़कियों के लिए है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 10 क्लब हमारे पास हैं, जिसमें इको क्लब है, इसमें ड्रामा क्लब है, फिल्म क्लब है, उसमें लड़कियों का पार्टिसिपेशन रहता है, सारी चीज़ें, म्यूज़िक क्लब हमारे पास है, फ्यूज़न क्लब हमारे पास है। देखिए ये सब पॉलिटिकल इशू हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए एक पॉलिटिकल टारगेट करा जाता है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक हेरिटेज और दुनिया के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान के साथ उसका मतलब नाम आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो हर कोई जानता है कि कोई भी एक इशू बनाएंगे और वो जो है पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, और उससे अपना, अब जैसे हमारे यहाँ के लोकल सांसद सतीश गौतम जी को देख लीजिए, हर टाइम उनका ये वाली बात रहती है कि उन्हें जब भी अपना टिकट चाहिए होता है या उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, अप्रोच चाहिए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एक इशू बना देंगे और वो मीडिया में आ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है मीडिया में आएगा और उनको उससे मिल जाता। तो ये पॉलिटिकल इशू हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब बहुत ज़माने से हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप चाहें नॉन मुस्लिमों का आप इंटरव्यू लेके देखिए, वो खुद ये वाली बात कह रहे हैं। भाई मैंने ये थोड़ा कहा कि नॉन मुस्लिम को जुटा है, मैंने एक सेकंड मैं बताऊं इमरान, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुटना है, मैंने कहा कि एमयू के स्टूडेंट से जुटना है, चाहे छात्राएं हो, छात्र हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर्स हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात करने आता है। मैंने एकदम ओपन इन्विटेशन लोगों को फोन किया है। वजह पे आप बात करेंगे कि हाँ, उसकी वजह पे बात करेंगे कि कम क्यों है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी किसी भी लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे हर यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट होते हैं, जो क्वालिफाई करता है उसका एडमिशन हो जाता है। अब ध्यान इस बात पे देने की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के कितने आ रहे हैं, ठीक है, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कम एप्लीकेशन आ रहे हैं, उसमें से कम लोगों का हो रहा है एडमिशन, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एप्लीकेशन क्यों कम आ रहे हैं, अभी आपने ही एक बात कही कि घबराते हैं यहाँ एडमिशन लेने से, आपने एक बात कही ना अभी कि यहाँ लेने से कतराते हैं एडमिशन, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के दिल में कुछ ऐसी शायद एक गलत ही सही, लेकिन एक माइंडसेट बना होगा। ये माइंडसेट बनाया गया है ना, किसने बनाया है ये माइंडसेट? यहाँ के सांसद हैं सतीश गौतम, अभी उन्होंने नाम लिया, उनके द्वारा माहौल बनाया गया। अभी आप जब हिस्ट्री उठाएंगे तो आपको हो सकता है कि पिछले, मुझे लगता है 12-13 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो परसेंटेज जो है आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। 15 साल पीछे जाएंगे, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स का रेशियो जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नॉन मुस्लिम्स का रेशियो। तो ये जो पिछले 10-15 साल में ये जो नफ़रत बोई गई है ना, ये जो बांटने की कोशिश की गई है, 15 साल का वक्फा है, मतलब मैं किसी गवर्नमेंट नहीं बोल रहा, मैं गवर्नमेंट वही तो बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट सेक्रेटरी है ही नहीं टॉपिक, मतलब ये लंबे समय से चल रहा है। मेरी बात सुनिए, ये नफरत जो है ये 5 साल में थोड़ी बोई गई है, ये 5 साल की नफरत थोड़ी है, इसको धीरे धीरे फीड किया गया है, ठीक है, तब जाकर इतना बड़ा बॉन्डर जो है अब हमारे सामने है, ठीक है, इसको धीरे धीरे फीड किया गया है। तो ये डर लोगों के, अब मैं BHU में फॉर्म भरता हूँ तो मुझे भी डर लगता है, मैं एकदम साफ बात आपसे कह रहा हूँ, या नॉन मुस्लिम्स लड़के जितने हैं वो BHU में फॉर्म भरने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? मुस्लिम्स BHU में फॉर्म भरने से कतराते हैं, क्यों कतराते हैं? बात होती है तो पता चलता है ना कि उनके जहन में क्या चल रहा है। उनके जहन में भी यही चलता है कि हो सकता है वहाँ के हॉस्टल्स में वो मेजॉरिटी में हो और फिर हमें जो है बुली किया जाए और दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन अब उसके बारे में भी एक परसेप्शन बनाया गया है BHU के बारे में भी, लेकिन AMU के बारे में जो परसेप्शन है बनाया गया है वो है नहीं। आप यहाँ के नॉन मुस्लिम स्टूडेंट से बात करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे। हमारे दोस्त अहबाब में उठने बैठने वाले लोग हैं और हम बहुत मोहब्बत उनसे करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत कब आती है? ये पढ़ने के बाद आती है। यानी जब मैं सोचने का तरीका मेरा बदलता है तब ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अब कोई गांव में लड़का बैठा है, उसको अभी ये डिसाइड करना है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो सतीश गौतम की स्पीच सुन के AMU का फॉर्म कभी नहीं भरेगा, ठीक है। तो ये माहौल बनाया गया है, डिस्क्रिमिनेशन एडमिशन लेवल पर कहीं भी नहीं है। ये डर है लोगों का कि ये यहाँ अप्लीकेशंस कम आ रहे हैं, इस वजह से एडमिशन्स कम हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं। दूसरा सर वजह ये है कि बाबर अली खान मेरा नाम है सर। दूसरा मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ, हिंदी साहित्य।
सर मेरा दूसरा वजह मानना ये है कि जैसे सर मैं आपको 2 एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, BHU और AMU। साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन साहित्य वालों को देख के पता नहीं वो अच्छा लगता है मुझे। सर मैं आपको 2 एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ, जैसे BHU और AMU। सर जैसे लिंकअप होता है, सर जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर वालों को बताऊँगा, भाई को बताऊँगा कि तुम ये तैयारी करो, फॉर्म भर दो। सर वो आएंगे यहाँ रहेंगे, सहूलियत रहती है। सर ज़्यादा फॉर्म इसीलिए होता है, जैसे BHU में देख लेंगे ज़्यादा नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं, तो इसी वजह से सब ज़्यादा फॉर्म उसमें भरे जाते हैं और ज़्यादा एडमिशन होता है। और सर मेरा मानना है कि दूसरा कोई वजह नहीं है कि जिससे मतलब BHU में हिंदू ज़्यादा है, यहाँ मुस्लिम ज़्यादा है। और सर डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो हिंदुस्तान में देख लीजिए सर, यहाँ पे मतलब हिंदू मुसलमान का सब ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। अभी हिंदुस्तान में पूरे इतना माहौल ख़राब है, लेकिन AMU के अंदर देख लें, किसी से बात कर लें, कोई हिंदू कोई मुस्लिम सर, लेकिन आपको लगेगा कि एकदम जैसे नरेंद्र मोदी ने मिनी इंडिया कहा है, वो रियल में मिनी इंडिया है। किसी स्टूडेंट से बात कर लेंगे सर, वैसा कोई माहौल ख़राब नहीं है। माहौल ख़राब नहीं है, माहौल बनाया जाता है। माहौल बनाया जाता है, फिर भी सर यहाँ की मतलब यहाँ के क्या बोलते हैं, आबो हवा में सर वो बातें हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है दोस्त? सर पढ़ाई लिखाई तो लॉकडाउन में अब बखूबी जानते हैं कि लॉकडाउन में बखूबी जानते हैं कितना नुकसान हो रहा है पढ़ाई। टीचरों का सेमिनार वगैरह तो होता रहता होगा। सर देखिए सेमिनार तो होता है, लेकिन सर फिर भी हॉस्टल के अंदर क्या हालत है? हॉस्टल के अंदर हालत ये है कि सर डाइनिंग बंद है, सबसे दिक्कत खाने की है। रह रहे हो लेकिन खाना नहीं खा सकते। खाना डाइनिंग बंद है कि टिफ़िन ला खाइए, और टिफ़िन का खाना बहुत ख़राब रहता है। और मेन सबसे बड़ी चीज़ ये है, और दूसरी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ मतलब ये है कि रह रहे हैं, सिर्फ एक रूम खुला है, वो भी खुला क्या है मतलब कि एक तरीके से ऐसे ही रह रहे हैं सिर्फ, बाकी कोई फैकल्टी नहीं है यहाँ पे। नहीं। फैकल्टी की सब बंद है, ऑनलाइन सब चल रहे हैं क्लासेस, सब क्लास ऑनलाइन चल रहा है। तुम कहाँ के रहने वाले दोस्त? सर मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। बनारस से बहुत दूर नहीं है। जैसे आपका मैं इंटरव्यू सुना था अफजाल अंसारी साहब का, तो मैं आपके उसी इंटरव्यू में पूरा आपका इंटरव्यू सुना था, तो मैं उससे आपको जानता हूँ, इसलिए मैं चाय पीने आया था, आपको देख के यहाँ बैठ गया कि कुछ गुफ्तगू कुछ बातें हों। थैंक यू यार। ये बताना यार, तुम गाज़ीपुर से अलीगढ़ आ गए, तुम्हारे लिए बनारस ज़्यादा पास पड़ता, अप डाउन करना, हर शनिवार तुम घर जा सकते थे, तुम अलीगढ़ आके पढ़ रहे हो, और तुम बता रहे हो कि अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। ऑनलाइन क्लास गाजीपुर से नहीं कर सकते थे, क्या करें, यहाँ समय काट रहे हो। अभी घर पे इंटरव्यू देखा जाएगा, ये वाला लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तब वो बैठे हुए हैं अलीगढ़ में, ऐसा नहीं बोला जाएगा। सर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ सर, गांव पे और यूनिवर्सिटी में बहुत फ़र्क है सर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं सीखेंगे, फिर बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे आप यहाँ पे आके बैठ भी गए तो इन गिरेगा तुम्हारा, देखना नहीं गिरेगा सर। जैसे आप यहाँ पे आके बैठ गए तो इन भाई के बात सुनेंगे, इनका बात सुनेंगे सर, कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। यहाँ पर सर जो एक्सपोजर मिलेगा आपको सर, गाँव पर नहीं मिल सकता है सर। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अभी मैं FEA ज्वाइन किया हूँ। FEA जैसे मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है सर, तो मैं FEA ज्वाइन किया, तो यहाँ से मैं सीख सकता हूँ सर। बहुत सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं सर, यहाँ पे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं जो गांव पे नहीं मिल पाते हैं। स्टूडेंट वगैरह भी होंगे यहाँ पे, कम्युनिटी का भी असर पड़ता है, साथ ही स्टूडेंट्स वगैरह का भी। माहौल का जो असर पड़ता है सर, बहुत असर पड़ता है। ये तो खाने का दिक्कत सर, यहाँ पे कुछ गएंगे, गाँव पे अच्छा खाना मिलेगा, खाएंगे। ढाबे पे मिलता है सही? ढाबे पे खाना सही मिलता है, फिर यहाँ पे ढाबे पे क्या मिल जाता है ढाबे पे? ढाबे पे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे खाने वाला चीज़ है, सबसे ज़्यादा चाय पियेंगे आप, मटरी और ऑमलेट। मटरी ऑमलेट और फ्राई, अंडा फ्राई और पराठा, सबसे ज़्यादा चाय है यहाँ पे, मतलब मटरी ऑमलेट और अंडा फ्राई और पराठा। अच्छा, आप लोगों से ना पॉलिटिक्स में बात करें, क्या कहना है? कुछ कहना है दोस्त? अरे कोई बात नहीं, बताओ। देखिए मेरा नाम मोहम्मद नासिफ आलम है, मैं बिहार से आता हूँ, और बिहार की जो सबसे पिछड़ी, बिहार में कहाँ से दोस्त? सीमांचल से, अररिया से। तो किशनगंज की जो सेंटर है AMU की, मैं जेब से मोबाइल निकाल लिया वो। दोस्त है मेरे दोस्त हैं, कुछ करने के लिए नहीं होंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो बात यह है कि सीमांचल में जो मतलब, जैसे सीमांचल की जो मतलब बहुत पिछड़े इसमें आती है, तो वहाँ जो मतलब AMU का एक सेंटर है, वहाँ मैं अभी मतलब रिसेंटली वहाँ से आया, तो वहाँ के कैंपस में जो है मैं एकदम बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ। वहाँ की जो दीवारें हैं पुरानी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत मतलब खस्ता हो चुका है, गाय बकरियाँ अंदर चर रही है। तो इस प्रकार से जो है और सरकार है, बिहार सरकार प्लस भारत सरकार, ये जो है मतलब फंड एलोकेट नहीं कर रहे। इनकी एक पॉलिसी है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो भाई जब आप फंड ही एलोकेट नहीं करोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर ही मतलब वहाँ का डेवलप नहीं होगा, तो कहाँ से पढ़ेगा इंडिया, कहाँ से बढ़ेगा इंडिया। और बात रही युवाओं की, तो आज सबसे ज़्यादा रोज़गार मतलब इस सरकार के दौर में है, जहाँ मतलब BTech MTech MA BA करके जो है लोग मतलब बेरोज़गार घूम रहे हैं, रोज़गार नहीं डेवलप कर पा रही है सरकार। तो ये हमारी
भारत सरकार प्लस बिहार सरकार से गुजारिश है कि एएमयू का जो किशनगंज वाला सेंटर का जो फंड है उसको जल्द से जल्द अलोकेट किया जाए, ताकि वहाँ के जो पिछड़े लोग हैं वो मतलब अच्छे शिक्षा प्रदान करके जो है आगे बढ़ सके। मिला जुला के मामला मतलब जो दूसरे सेंटर्स हैं वहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, फंडिंग की दिक्कत है। ये अभी आपने एक सवाल पूछा था कि स्टूडेंट जो है आजकल पॉलिटिक्स में मतलब बहुत कम एक्टिव हो रहे हैं, तो इसका ये रीज़न है कि स्टूडेंट जो है ना डरी हुई है बिल्कुल एकदम। कुछ लोगों ने मुझे हाँ, उन पे जो दमन हो रहा है। मैं 15 दिसंबर की रात के जो है यहाँ पे जिस प्रकार से मतलब लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए 15 दिसंबर 2020 जी 2019 को यहाँ पे 19 की 20 यार। बहुत सी शांति 19 बहुत ही शांतिपूर्ण मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसपे जो है एकदम यूपी पुलिस आई, जबकि कैंपस में यूपी पुलिस को अलाउ नहीं है। यूपी पुलिस आई, लाठीचार्ज किया गया। किसी ने अलाउ किया होगा तभी ना, जाहिर सी बात है। वीसी ने अलाउ किया होगा या प्रोक्टर ने अलाउ किया होगा आपके? जी बिल्कुल, प्रोक्टर वीसी ने अलाउ किया होगा तभी आए अंदर। तो यहाँ जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर देखिए हम कहीं शिक्षा अगर हासिल कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि अगर सरकार की पॉलिसी में कोई चीज़ गलत है तो हम उसको आवाज़ उठाएं, उस पर हम प्रोटेस्ट करें। ये हमारा मतलब अधिकार है प्रोटेस्ट करना। तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर जो है सरकार मतलब यूपी पुलिस आई, बहुत दमन हुआ, लाठीचार्ज करा गया, बहुत बच्चों को जो है डिटेन किया गया। आज जो है मतलब स्टूडेंट डर रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्योंकि यूएपीए लगा दिया जाता है, बहुत सारी धाराएं उन पे लगा दिया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है। इसलिए जो है स्टूडेंट जो है आजकल पॉलिटिक्स में कम एक्टिव हो रहे हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। इसीलिए दोस्त मोबाइल निकाला था? जी नहीं, वो अच्छा मुझे नहीं मालूम वो क्यों मोबाइल निकाले थे। मुझे नहीं मालूम मोबाइल निकाले थे। अच्छा तुम बोल रहे हो कि केस लाद दिए जाते हैं इस वजह से दिक्कत, कि केस वेस लाद दिए जाते हैं इस वजह से ये सब होता है। गुरु सुनो, इधर आ जाओ। हाँ, तुम कह रहे हो कि इस वजह से केस वेस लाद दिए जाते हैं और इस वजह से स्टूडेंट नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में आगे। यार लेकिन इतने सारे नेताओं पे इतने सारे केस हैं, कई सारे नेताओं का करियर जेल में बन गया। क्या आप छात्र थोड़ा सा ज़्यादा बचने लगे हैं क्या, कि यार रात को हॉस्टल में सो भी जाएं, रात दोपहर में जाके नारा भी लगा लें, शाम को जाके चाय भी पी लें और समोसा भी खा लें? मतलब वैसा थोड़ा सा मामला चल रहा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ ना दोस्त, मैं स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने देखा है, मैंने कई सारे छात्र आंदोलन कवर किए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स जेल में हैं अभी तक। दिल्ली के प्रोटेस्ट के लोगों को याद करो उनके, और इसके पहले का इतिहास जानो, इमरजेंसी के समय का इतिहास जानो। कई सारे नेता कई महीने जेल में पड़े रहे, बाहर आए, फिर नेतागिरी की, पीएम बने कई सारे नेता उनमें से, है ना। तो क्या स्टूडेंट थोड़ा कंफर्ट तलाशने लगे हैं क्या, ये घर वालों का प्रेशर बढ़ गया मामला क्या? नहीं, घर वालों को देखिए, उस दौर की हालात कुछ और थी और अभी इस दौर की हालात कुछ और है। उस वक्त जो है स्टूडेंट को डिटेन किया जाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाता था। ये यूएपीए मतलब जिसपे टेररिस्ट पे जो एक्ट लगता है वो नहीं लगाया जाता था। तो स्टूडेंट डरा हुआ है और घर वाले का भी प्रेशर होता है बिल्कुल कि आप पढ़ने गए हो, पढ़ाई करो। लेकिन जैसे स्टूडेंट को मतलब आना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन इस प्रकार की जो धाराएं लग जाती है तो घर वाले डर सहम जाते हैं कि मतलब क्या होगा नहीं होगा आगे। जी अब ये बताओ हमको दोस्त, तुम लोग कोई भी आप लोग बताओ मेरे को कि अब मैं पॉलिटिक्स की बात करने वाला हूँ, जिस पे हो सकता है थोड़ा सा मेरे टर्म से असहजता हो सकती है या नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी खबरें हैं तो उसको लेके बातचीत होगी। आपके यहाँ लाइब्रेरी में जिन्ना की फ़ोटो पे विवाद हुआ था, हाँ, सेंट्रल हॉल में, स्टूडेंट यूनियन हॉल में, आई एम सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, स्टूडेंट यूनियन हॉल में जिन्ना की फ़ोटो पे बड़ा विवाद हुआ था। जिन्ना की फ़ोटो क्यों लगी है, और बहुत मतलब बेजा किस्म का विवाद हुआ, पुलिस का कचहरी, ये वो, आना जाना, पथराव वथराव सब हुआ था। बेजा इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे तनाव के बिना भी उसको सुलझाया जा सकता था। अब जिन्ना यूपी की पॉलिटिक्स में फिर से एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, जिन्ना यूपी की पॉलिटिक्स में फिर से एक्टिव हो गए हैं। जिन्ना के बारे में अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, हाँ, मैं ये सवाल का जवाब एकदम देना दोस्त, एकदम देना। अखिलेश यादव बयान देते हैं तो कभी उनको कोई देशभक्त बोलता है, कभी कोई बोलता है जिन्नावादी सरकार, हाँ, अखिलेश यादव की विपक्षी जिन्नावादी सरकार, बीजेपी वगैरह ये सब, तो तमाम अपने अपने नैरेटिव सब लोग अपना अपना बना के चलता है।
तो क्या लगता है जिन्ना का पॉजिटिव या नेगेटिव उपयोग कितना सही है? क्या है, पॉजिटिव उपयोग होना चाहिए कि नेगेटिव उपयोग होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कौन, तुमसे शुरू करेंगे, बताओ दो। सवाल सुन लिया ना मेरा? ठीक, सवाल पे जवाब देंगे तो हम लोग बात अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपने बोला जिन्ना एक्टिव हो गए यूपी के पॉलिटिक्स में। देखिए सरकार जब मतलब 2017 में जो सरकार बनी थी, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे जनता से, चाहे रोज़गार पे हो, चाहे महंगाई पे हो, चाहे किसानों का जो है बिल माफ़ पे हो, किसानों का कर्ज माफ़ पे हो, और गन्ना का जो है मतलब वो माफ़ पे हो, किसानों का जो आय 2 गुना पे हो। तो इन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं करा, ये बस इधर उधर करते रहे। अब जो है गन्ने का पेमेंट आखिरी इस वर्ष में बढ़ाया इन्होंने। चुनाव का वक्त आ गया है तो फिर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि किसको लेके जनता के बीच में जाए। तो फिर यही जो है पोलराइज किया जा रहा है कि जिन्ना, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसी ये बीजेपी का यही नीति है कि मतलब पोलराइज करके कैसे लोगों को बहका के वोट लिया जाए। मेरा फिर से वही सवाल है कि फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मैं ऐसा समझा ना पाया हूँ। जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव बयान देते हैं, है ना? गलत बोल रहा हूँ मैं? अखिलेश यादव ने बयान दिया, ठीक है। और अखिलेश यादव ने दिया था, हाँ, राजभर ने भी दिया था, ओ प्रकाश राजभर ने। मैं एक बार क्रॉस चेक भी करूंगा अभी बात करते करते आप लोगों से, अखिलेश वाला और जिन्नावादी। तो क्या जिन्ना को यहाँ देशभक्त वगैरह जो मानने की बात हो रही है, क्या जिन्ना को देशभक्त नहीं मानने की बात हो रही है, उसमें से सही क्या है और सही क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जिन्ना हिंदुस्तान की जो तारीख़ है उसमें जिन्ना को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है। वो आपकी तारीख़ का हिस्सा है। यानी जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मुझको जिन्ना को भी पढ़ना है और नेहरू को भी पढ़ना है, लाल बहादुर शास्त्री को भी पढ़ना है और दीगर लोगों को भी पढ़ना है। तो आप पहली बात तो हिस्ट्री से भाग नहीं सकते। और जो हमारा नौजवान है या जो हमसे छोटे भाई हमारे, उनको जो है आप हिस्ट्री मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए और आपने जो है हिस्ट्री से बहुत सी चीज़ें निकालने की कोशिश की और झूठी एक हिस्ट्री, एक पैरेलल हिस्ट्री खड़ी कर दी गई। अब वो पढ़ाई जा रही है। खैर, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। जिन्ना सही थे, गलत थे, मुसलमानों से उनका एसोसिएशन था कि नहीं था, ये बताइए आप। जिन्ना से हमको क्या मतलब है? हमने जब ये बात हमने जो है चूज़ कर ली कि हमें हिंदुस्तान में रहना है, ठीक है, तो जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी थी उसको हमने वहीं रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमसे जिन्ना पे सवाल क्यों हो रहा है? और अखिलेश यादव बेवकूफ़ आदमी है। अखिलेश आराम से थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ उसकी वजह मैं बताऊँ क्यों। अखिलेश यादव बेवकूफ़ आदमी इसलिए है, अखिलेश यादव को लगता है कि मैं जिन्ना का नाम लूँगा तो मुसलमान मुझको वोट दे देगा। मुसलमान का कोई एसोसिएशन ही नहीं है जिन्ना से। मुझे क्या मतलब जिन्ना से? और मैं तो आपसे अभी कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपकी है, यूनियन हॉल से निकलवा के फेंकवा दीजिए तस्वीर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यूपी में योगी गवर्नमेंट, सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट, आपने क्यों नहीं फेंकवा दी तस्वीर निकलवा के? आप पुलिस का दमन करवा के स्टूडेंट को पिटवा सकते हैं, उसी टाइम आपने वहीं यूनियन हॉल का ताला खोल के जिन्ना की तस्वीर भी फेंक दी होती। हमसे कोई मतलब नहीं है जिन्ना का, ठीक है। और अखिलेश यादव की यही गलतफहमी हो गई है कि मैं पाकिस्तान और जिन्ना करूंगा तो हो सकता है हिंदुस्तान के मुसलमान मुझे वोट दे दे, ठीक है। तो ये उनको ख़तरा है, उनको लग रहा है कि हो सकता है इस बार मुसलमान उनको वोट ना दे, तो इस तरीके की बात कर रहे हैं वो, जबकि ये गलतफहमी है बहुत। और इसको जो है डेवलप किया गया है, हिंदुस्तान के मुसलमान के ख़िलाफ़ ये परसेप्शन खड़ा किया गया है कि हमारा एसोसिएशन जिन्ना से है और हमारा एसोसिएशन पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं और पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है तो हमें बुरा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जब तभी रिजेक्ट कर दिया था जिन्ना के थ्योरी को, तो हम जो है खालिस हिंदुस्तानी लोग हैं। और हकीकत बात तो यही है, ये मतलब कहने वाली बात का मतलब है कि जिन्ना और मुस्लिम वोटों को एक साथ रखना बहुत बड़ी मूर्खताएं हैं नेताओं की। अगर उनको लग रहा है ऐसे वोट मिलेगा तो बेवकूफ़ है, उनको नहीं मिलेगा मुसलमानों का वोट ऐसे, कोई सवाल ही नहीं। हम मुद्दे की बात करेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम चाहते हैं कि हाँ मुद्दे और अब समसामयिक मुद्दों की बात करें। हमारा देश डेवलप कैसे होगा? हम एजुकेशन की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और मैं और मुसलमानों के बिहाफ पे भी ये बात कह सकता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा खासा लोगों को जानता हूँ, और मुझे लगता है कि किसी का ऐसा सोचना नहीं है, कोई जिन्ना को सर पे बैठा के नहीं घूम रहा है।
ये सब गलत फहमियाँ हैं, इसको दूर कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी दूर हो जाएंगी उतना अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ पे खुद को भी करेक्ट करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए। मैं ANI UP को कोट कर रहा हूँ। मोहन, यू कैन फोकस ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। ANI UP को कोट कर रहा हूँ। वहाँ पे वीडियो है अखिलेश यादव का। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड जिन्ना स्टडीड इन सेम इंस्टीट्यूट. They became barrister and fought for India's freedom. It was Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel who imposed a ban on an ideology (bracket RSS). समाजवादी पार्टी, उसके बाद यूपी CM योगी आदित्यनाथ का भी कोट है. समाजवादी पार्टी चीफ yesterday compared Jinnah to Sardar Vallabhbhai Patel. This is shameful. It is Talibani mentality that believes in dividing. Sardar Patel united the country. Presently under leadership of PWM work underway to achieve एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट था. उस पर मुझे लगा कि सही से कोट कर दिया जाए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो. तो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. अब आप कहाँ के रहने वाले हैं सैफ? आजमगढ़ के तो सांसद हैं वो. जी अखिलेश यादव जी. उनके अब्बा भी रह चुके हैं, वो भी अब्बा जान उनके अब्बा जान भी रह उनके अब्बा जान भी रह चुके हैं, वो भी रह चुके. चलिए, तो बातचीत खत्म करें, लंबी खिंच रही मुझे लग रहा है. चलिए, किसी को और कुछ कहना है? एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए, जो आपने जिन्ना वाली बात कही कि जिन्ना को हम यहाँ के इंडिया के मुसलमानों ने तब भी रिजेक्ट किया था, अब भी रिजेक्ट करते हैं. इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आदमी अपने रोल मॉडल, अपने हीरो पे अपने बच्चों के नाम रखता है. इंडिया में मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी बच्चे का नाम जिन्ना नहीं देखा. लोग अपने नाम में गांधी लगाते हैं, मुसलमान लड़के अपने नाम में गांधी भी लगाते हैं क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं और गांधी जी से प्रेरित है. लेकिन जिन्ना को यहाँ पे सब रिजेक्ट करते हैं, इंडिया में मुसलमान सब रिजेक्ट करते हैं. इसका ये सबूत मैंने आपको दिया. एक भी बच्चा मैंने तो नहीं देखा, यहाँ शायद बैठे हो किसी ने किसी बच्चे का नाम जिन्ना सुना हो इंडिया के अंदर, मैंने तो नहीं सुना. आप लोग में किसी ने सुना हो या आपने कभी सुना हो तो बताइए मुझे. तो ये इस माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता था, तो मैंने कही. चलिए, तो ये हाँ, कोई बोलना है कि गुरु? यूपी इलेक्शन के उस पर थोड़ा सा, अखिलेश यादव जितने भी अपने वो निकाल रहे हैं कि क्या नाम है कि हम किसानों का बिल माफ़ करवा देंगे और बिजली माफ़ फ्री करवा देंगे, उनसे सिर्फ इतना सही है कि आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं. आपने शहीद किसानों को कहा कि हम पैसे देंगे, चलिए भाई अच्छी बात है. आप कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान हम 15 दिन में करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है. जितने हमारे CA NRSC में जो घर बर्बाद हुए, जिन लड़कों को बेवजह उठाया गया, उसके लिए अखिलेश यादव क्या कहेंगे? और उसके लिए अगर अखिलेश यादव कुछ करते हैं तो बताएं, क्योंकि अगर ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट दे देंगे तो इस ब्याह पे तो मुस्लिम वोट नहीं देने का ना. आपने CA NRSC में आप आजम खान आज से 24 महीने से हैं. जब भी आजम खान का सवाल आता आप ये कह के टाल देते हो कि ठीक है सरकार बदलेगी, हम उसका कानून से जवाब देंगे. आजम खान का आपने तो ख़त्म कर दिया. लेकिन उसके बाद जो CA NRSC में मुसलमानों के ऊपर बेगुनाह लाठियाँ चली हैं, केस हुए हैं, उस पर आजम खान अखिलेश यादव का क्या कहना है? जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं 15 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे और उसके बाद सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं. शहीदों के लिए जो किसान शहीद हुए हैं उनको 25 लाख, बहुत अच्छी बात है. मुसलमानों के लिए ये क्या कर रहे हैं? ना आप मुसलमान को अपने साथ रख रहे हो, कौन सा बड़ा चेहरा आप मुसलमान अपने साथ लेके चल. आपने बस एक वो बना लिया, अभी शायद कल उनका आया है राजभर जी का बयान कि क्या नाम है, मुसलमान जो है बीजेपी को हराने के लिए सपा वोट देगा. भाई क्यों? आपने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया कि मुसलमान तब किधर जाएगा इस चुनाव में आपके? मुसलमान इतना समझदार है कि मुसलमान को जहाँ जाना होगे, मुसलमान आज नहीं कल एक होगा. जिस भी पार्टी की तरफ जाएगा सबका अपना वो है कि हाँ मुसलमान कुछ तो करेगा. कम से कम हम नहीं चाहते कि हाँ भाई हमारे लिए भी तो आप बातें करो. जयंत चौधरी साहब आए तो आपने गन्ने का किसानों का मुद्दा उठा दिया. राजभर आए आपने उनका मुद्दा उठा दिया. आप सबको लेके चल लो, मुसलमानों के लिए आप क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा मेरा सवाल ही यही है कि इतने CA NRSC में बहुत घर बेघर हुए, बहुत, और मुसलमानों के ऊपर इस गवर्नमेंट में बहुत सारे केस हुए, बेवजह के केस हुए. आज भी लड़कों के ऊपर नोटिस जा रहे हैं, केस जा रहे हैं. लड़के आजकल इतने सदमे में हुए हैं कि वो कहीं जाने के लिए भी सोचते हैं कि कौन सी नोटिस आ जाएगी, क्या आ जाएगी. अखिलेश यादव हर जगह अपनी बयानबाजी में करते हैं, वो मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? अगर वो क्या सरकार बननी है, जितने भी CA NRSC में लड़के मारे गए या घर बर्बाद हुआ, उनको अखिलेश यादव कोई फंड दे रहे हैं, कोई मदद कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं? बताइए. उसके लिए अगर अखिलेश यादव कुछ कर रहे हैं तो आप बताएं, तो हम बताएं उनको फिर. क्योंकि हमारा सबसे बड़ा वसूल है भाई. सब जाट अपनी बातें कर रहा है, राजभर अपनी बातें कर रहा है, यादव अपनी बातें कर रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण सब अपनी बातें. मुसलमान अपनी बातें किससे कहेगा? मुसलमान का एक नेता था, उसे भी आपने 24 महीने जेल में डाल दिया. उसके बाद उसने क्या किया? खान मुसलमानों के नेता हैं भाई, थे तभी तो.
हम उनको नेता है, वो नेता रहेंगे। मैं अब उस सवाल पे आ रहा हूँ ना कि क्या आप आजम खान को मुसलमानों को नेता कह रहे हैं, क्या मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं आजम खान की समाजवादी पार्टी में की रिप्रेजेंटेटिव हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो, उनका क्या हालम हुआ वो खुद देख रहे हैं। मैं किसी को डायरेक्ट नहीं मैं रामपुर होकर आया हूँ। जवाहर यूनिवर्सिटी के आसपास के किसान जो बोलते हैं कि हमारी जमीन चली गई इसमें और बड़ी दिक्कत है उसमें। कुछ केस हो रखे हैं ना, और क्या लेंगे, जान लेंगे तो वो भी ले लें यार। यूनिवर्सिटी बनाई उसमें जो है, मुझे जहाँ तक पता है कि क्या नाम है, उनके जो इंटर तक कॉलेज है उसमें लड़कियों की पढ़ाई फ्री है, सारी चीज़ें। यूनिवर्सिटी आजम खान ने अकेले नहीं बनाई, गवर्नमेंट ने ज़मीन दी, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। वहाँ पे कौन था गवर्नर उस टाइम? गवर्नर ने अप्रूवल दिया, गवर्नमेंट ने उसको किया। आजम खान अकेले कोई चीज़ नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट के उस पर। तो हम आजम खान को डायरेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। आपके किसी भी बड़े स्टेज पे मुस्लिम चेहरा हमें नहीं दिखता है। आज आजम खान के लड़के का बयान आता है कि मुझे डर लगता है कि मुझे पुलिस वाले न मार दें। भाई हमें भी डर लगता है कि हमारे साथ कौन है, हमें तो बता दें। राजभर उनके साथ है, जाट उनके साथ है, सब उनके साथ है, हमारे साथ कौन है? अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मुसलमानों के लिए? पिछली सरकार जब थी उनकी कि 18% रिजर्वेशन देंगे, भाई कहाँ गया वो 18% रिजर्वेशन? अब कौन सी गारंटी है कि तुम आके हमारे लिए कुछ कर दोगे? बेकसूर मुसलमानों को बेवजह मारा जा रहा है, बताइए। वो भी वादा किया था अखिलेश यादव ने कि बेकसूर जिनके ऊपर फर्जी केसेस है उनको जो है रिहा करवाएंगे जेल से, वो भी नहीं किया उन्होंने। अखिलेश यादव को मुसलमान का नाम लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें आज भी याद है जब यूनिवर्सिटी का सर सैयद डे था, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किया था। जब लड़कों ने पोस्ट डाला, ट्वीट किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तब उन्होंने मुस्लिम लिखा उसको। जब उन्हें मुस्लिम शब्द से इतना भागते हैं वो, तो किस ब्याह पे वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है? उनका इससे क्या लेना देना है? आप मुस्लिम यूपी की पॉलिटिक्स में बात करें, आप कहाँ के रहने वाले हैं दोस्त? मैं जौनपुर के। सब लोग बनारस के आसपास इकट्ठा हो गए क्या यहाँ पे? तो यूपी की पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए काम किसने किया है पास्ट में या अभी करने का दावा करती है? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ है? हमारे अपने लीडर होंगे तो उनसे उम्मीद रखी जाएगी, हम तो किसी पार्टी से तो उम्मीद ना रख सकते। हमारे जो पॉलिटिक्स में भी कोई नहीं है, हमारे जो लीडर हैं उनसे भी क्या उम्मीद रखें? नहीं तो 2000 उस सरकार जब अखिलेश की तो उसमें भी मेरे हिसाब से 40-45 मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने ही नहीं है जब रिजर्वेशन दिला दिया, तो हम किसी से क्या उम्मीद रखें? लेकिन अखिलेश यादव अगर सबको लेके चलना चाह रहे हैं, कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो कितने लोगों को टिकट दिए? सारी सूची तो आ गई है, सब तो सामने है कि कितने लोगों को टिकट दिया गया है। और पहली बात, ये जब चुनाव हारे थे, नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कहने में क्यों डर लगता है कि मुझको मैं 3 इलेक्शन इनके नेतृत्व में हुआ ना, अखिलेश यादव के नेतृत्व में तीनों हारे। ये कहने में क्यों डर लग रहा है कि यादव हमको वोट नहीं दिया? सिर्फ आप मुसलमान को ब्लेम करेंगे? ये 3 इलेक्शन कहाँ हुआ? 17 हुआ, 18 का बाईपोल, 14 नहीं इनके नेतृत्व में हुआ, 17 के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए ना, 17 हुए, 18 वाला बाईपोल हुआ, 19 वाला हुआ, 19 वाला लोकसभा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, इनकी उनमें से 18 वाला बाईपोल में दो सीटों पे वहाँ पे जीत हुई। इलेक्शन जो ये हारे हैं, आप उसमें बताइए ना, ये कहने की हिम्मत है अखिलेश यादव की किसी बड़े स्टेज से कि हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हार गए? मैनपुरी में जो है यादव ने वोट नहीं दिया, यादव ने वोट नहीं दिया, मैं हार गया। मुसलमान ने तो वोट दिया था, आपको डेटा है, 75% मुसलमान बीएसपी और सपा के गठबंधन को वोट दिया। फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मुसलमान? आपको हिम्मत नहीं है ना कहने की, आपको पता है कि ये नाराज हो जाएंगे तो जो हमारा वोट है वो भी नहीं मिलेगा हमको। तो ये सारी चीज़ें एकदम हकीकत है, सारे लोग इसको समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इक्वेशंस होती हैं जिसकी बुनियाद पे कुछ ऐसे लोग होते हैं गांव देहात में जो डर जाते हैं और वो वोट दे देते हैं सपा को। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है और ये सबको पता है। यानी जो सपा को डेलिबरेटली वोट दे रहा है उसे भी ये पता है कि हमें इसको नहीं देना है, लेकिन वो एक है पॉलिटिकल इक्वेशन जो यूपी में या कहीं भी चली आ रही है मुल्क में, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन अखिलेश यादव गलतफहमी में है, उनको लगता आज नहीं तो कल मुसलमान उनके खिलाफ भी इकट्ठा होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो AMU के पड़ोस से ये बातचीत हमने आयोजित की थी। शेरू जी की चाय की दुकान, ढाबा और बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार, सबके अपने अपने विचार हैं। बतौर एंकर, बतौर न्यूज़ रिपोर्टर, हम लोगों से आशा की जाती है कि हम मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएंगे और वो हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन बतौर इंसान भूलने की आदत भी होती है, तो सही जगह पे खुद को करेक्ट भी करना चाहिए। हम लोगों ने किया, आप लोग भी करेंगे।
और वोट करेंगे पूरी समझदारी, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए, उन्हें समझते हुए, उन्हें जानते हुए। लल्लन टॉप देखते रहिएगा, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।